औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स का हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोडक्शन फंक्शन का। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होती है, प्रोडक्ट क्या होती है, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, ये हम सारे के सारा प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग कर चुके हैं। सो इससे रिलेटेड हमारे पास समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स। ठीक है जी। लॉ ऑफ रिटर्न्स बेसिकली बेस बनते हैं जो हमने आगे मेन जाके लॉ पढ़ना है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का। वैसे तो हमने उसके बाद लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस करना था, लेकिन एक दफ़ा इसको ये कर लें तो फिर हमारे लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी उसको समझने की। देखिए, जब भी कोई बिज़नेस शुरू किया जाता है तो क्या होता है जी, उसको एक्सपेंड करने के लिए, उसकी एक्सपेंशन के लिए हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट इनपुट फैक्टर्स लगाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या आमिलीन पैदाइश बोलते हैं। उस बिज़नेस की एक्सपेंशन के लिए, उसकी तोसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, आमलीन पैदाइश की मज़ीद इकाइयाँ लगाते रहते हैं। तो जब आमलीन पैदाइश की मज़ीद इकाइयाँ लगाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे पैदावार होती है, जो प्रोडक्ट होती है, उसमें भी क्या आती रहती है, चेंज आती रहती है। अगर हम इन चेंजेस को देखें तो हम इसकी 3 कैटेगरीज बना सकते हैं। ठीक है जी। जो पहली स्टेज आती है उसमें क्या होता है, आपकी स्टेज नंबर 1 के अंदर क्या होता है जी, अप टू एन एक्सटेंट, एक हद तक क्या होता रहता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होती रहती है जी, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ये बढ़ती रहती है। ठीक है जी। इसका मतलब क्या, अगर इसको मैं लिखूं तो इसका मतलब ये है, द एडिशनल प्रोडक्ट, ठीक, या आउटपुट ऑफ ईच नेक्स्ट आइटम कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ये बढ़ता रहता है। मतलब जो इनिशियल स्टेज होती है उसके अंदर मार्जिनल प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 रहती है। ठीक है, और सिर्फ ग्रेटर देन 0 नहीं रहती, उसका रेट ऑफ जो चेंज होता है वो भी क्या होता है, ग्रेटर देन 0 ही होता है। मतलब द डेरिवेटिव ऑफ डी ओवर डी क्यू ऑफ एम पी, बल्कि मैं उसको इनपुट फैक्टर के साथ, द डेरिवेटिव ऑफ आउटपुट या मार्जिनल प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेबर, ये क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, ये मैं आगे तीनों स्टेज को बारी बारी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन पहले मैं 3 स्टेजेस पता होनी चाहिए। पहली स्टेज क्या है, जिसमें क्या होता है कि मुख्ततिम पैदावार बढ़ती चली जाती है, यानी हर अगली इकाई की जो पैदावार है, जो आउटपुट है, जो प्रोडक्ट है, वो पिछले की निस्बत क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है जी। फिर क्या होता है जी, ये एक हद तक होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि आपके पास इतनी गुंजाइश नहीं बचती। सपोज जो आपके पास बिजनेस की कैपेसिटी है, उसमें पहले शुरू में क्या था, आप लोगों ने जो सेटअप बनाया, उस सेटअप में 10 बंदों की जगह थी, आपने इनिशियली 2 बंदे एम्प्लॉय किए। जैसे आप तीसरा बंदा एम्प्लॉय करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ जाएगी, चौथा करेंगे और बढ़ जाएगी, पांचवा करेंगे और बढ़ जाएगी। तो ये पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज में आके क्या होता है जी, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है एमपी, ठीक है जी, रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहती है, अब उसमें तब्दीली नहीं आती। मीन इसका मतलब क्या है, द एडिशनल आउटपुट ऑफ ईच एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट रिमेन्स सेम, वो सेम रहती है, उसमें तब्दीली नहीं आती। मतलब पहले इजाफा होता रहता है, बढ़ती जाती है, और फिर एक जगह जाके क्या होती है, रुक जाती है। और उसके बाद भी अगर हम बाज ना आए और हम कहें नहीं जी हमने और बंदा लगाना है, तो फिर क्या होता है जी, मार्जिनल प्रोडक्ट कीप्स डिक्रीजिंग,
मुख्ततिम जो आपकी पैदावार है वो गिरती चली जाती है, यानी हर जायद इकाई किसकी जी, अमलीन पैदाइश की हर जायद इकाई से जो इजाफी प्रोडक्ट होगी, जो इजाफी आउटपुट हासिल होगी, जो हासिल होगा वो पिछली इकाई की निस्बत क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मतलब द एडिशनल आउटपुट फ्रॉम ईच additional unit of input starts decreasing from the previous one। ठीक है जी, तो ये 3 मराहिल आते हैं। अब ये 3 मराहिल हैं, इनको हम लोग नाम दे देते हैं। ये जो पहला मरला होता है, जब कोई बिजनेस इस मरले में से गुजर रहा होता है, तो हम कहते हैं कि ये जो बिजनेस है इस वक्त ये किस को फॉलो कर रहा है, ये किस फेज से गुजर रहा है, ये गुजर रहा है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न से। मीन इट इज बीइंग गवर्न्ड बाय लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, या इसको हम उर्दू में बोलते हैं कानून तकसीर हासिल। ठीक है जी, जब मार्जिनल प्रोडक्ट का रुझान क्या हो, बढ़ने का हो, जिस वक्त क्या हो, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो, वो सेम रहे, उसमें इजाफा रुक जाए, तब्दीली की बात नहीं करें, इजाफे की बात कर रहे हैं, इजाफा रुक जाए, ना बढ़े ना क्या हो, कम हो, तो इस फेज को, जिसको हमने एक्सप्लेन किया, इस फेज को हम बोलते हैं कि अब ये कौन से फेज से गुजर रहा है, ये कौन सा इसको लॉ गवर्न कर रहा है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। कौन सी चीज है जी, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, इसको हम बोलते हैं कानून इस्तकरार हासिल। और जिस वक्त हर अगली इकाई की, हर जायद इकाई की मुख्ततिम पैदावार, मार्जिनल प्रोडक्ट पिछले की निस्बत क्या हो, कम हो, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। ये कौन सा चीज फॉलो कर रही है जी, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न वाले फेज को फॉलो कर रहा है, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं कानून तकलील हासिल। ठीक है जी, तो यहां तक जी ये हम लोगों ने, ये आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट आ जाएगा जी। आगे चलते हैं जी, क्या होगा, हम तीनों लॉज को बारी बारी हल्का हल्का एक्सप्लेन करते हैं और फिर इनका कोई टेबल वगैरह बना के एक्सप्लेनेशन करेंगे जी। चलें जी, तो पहले हम पहले फेज को लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स को क्या करते हैं जी, एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न क्या होता है, वही जो अभी हमने आपको बताया कि जब किसी वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की आप क्या करें, यूनिट्स लगाते चले जाएं, तो क्या हो, आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट उसकी वजह से क्या होती चली जाए, बढ़ती चली जाए। Mean the marginal product of every next unit of input factor of production is greater than the marginal product of previous input factor of production। ठीक है, इसके अंदर होगा क्या, लेट्स सपोज अगर हम कहें कि हमारे पास जो हमारी आउटपुट है ये फंक्शन है किस चीज़ का, लेबर का, मतलब हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर है, कौन सा, लेबर का है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, सेकेंड लेबर, या बल्कि कहते हैं थर्ड लेबर, ये ग्रेटर किससे होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड लेबर से, और ये ग्रेटर किससे होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट लेबर से, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, हर अगली इकाई से हासिल होने वाली मुख्ततिम पैदावार पिछली की निस्बत क्या होती है जी, ज्यादा होती है। अगर हम इसको डिफाइन करें प्रॉपरली, इसको हम डिफाइन करें, तो हम कहते हैं जी बाकी सब कुछ सेम रहे। जब भी आपने प्रोडक्शन के किसी लॉ को डिफाइन करना है, तो एक चीज़ आपने
जेहन में रख लेनी है कि आपने कहना है कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होनी चाहिए। सो हम कहते हैं इन अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आपने पक्की जनाब अजम्पशन जो है ना, ये आगे 2-3 लॉज जो आएंगे उन तमाम की डेफिनेशन में वाली चीज़ आएगी। इन अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हो क्या, व्हेन द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट फैक्टर्स और इंक्रीज्ड, उनको हम क्या करते जाएं जी, बढ़ाते चले जाएं। ठीक है जी, तो क्या होगा, इसकी वजह से जो आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट है वो बढ़ती चली जाए, या इसको हम कहते हैं द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस। जिस वक्त ये काम हो रहा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा जी, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है जी। अब लेकिन इसके अंदर भी फिर जारी बात है, इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होंगी, अजम्पशन होंगी। सबसे जो पहली अजम्पशन जो आपने लेनी है वो क्या है कि जो आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हैं, इनपुट फैक्टर, वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। अगर मैं आपको इसकी अजम्पशंस, चलें जी लिख ही लेते हैं अजम्पशंस। तो पहली अजम्पशन में हम ये कह सकते हैं कि जो वेरिएबल फैक्टर है, मीन जिसको हम चेंज कर रहे हैं, उसके जो यूनिट्स हैं दे मस्ट बी डिविजिबल, तब भी ये एप्लीकेबल होगा। लेट्स सपोज हम कह रहे हैं ना कि जो लेबर है उसको वेरिएबल मान रहे हैं, तो फिर ये हो कि हम अपनी मर्जी से 1 लेबर 2 लेबर बढ़ा सकें। अगर हमारे पास कहीं इस किस्म की पाबंदी है जी, अगर अपने लेबर बढ़ाने हैं तो आपको एटलीस्ट 20 नए लेबर की लॉट लगानी पड़ेगी। ये अगर हम क्या कर रहे हैं जी, कैपिटल को क्या कर रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर मान रहे हैं, तो फिर ये हो कि कैपिटल जो है वो सूटेबल यूनिट्स में क्या हो, डिविजिबल हो। यूं ना हो जी अगर आपने एक नई मशीन लगानी तो वो करोड़ से कम की मशीन नहीं आने वाली, फिर ये काम नहीं होने वाला। ठीक है जी। दूसरी वो जो मैंने डेफिनेशन बताई है जी कि नो इंप्रूवमेंट इन मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। और तीसरी चीज, जो आपका वेरिएबल फैक्टर है उसकी प्राइस चेंज ना हो, उसका वेज, अगर लेबर हम ले रहे हो तो लेबर का वेज रेट चेंज ना हो, कांस्टेंट रेट या प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सारी बात किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है, जो कौन सा होगा, वेरिएबल होगा, जिसको हम क्या कर रहे हैं जी, चेंज कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, किस किस जगह ये एप्लीकेबल होगा ये वाला लॉ, तो बड़ी सिंपल सी बात है, जिस वक्त किसी फर्म के पास कैपेसिटी हो, ये थोड़ी टेक्निकल बात है, जिस वक्त किसी फर्म के पास कैपेसिटी हो कि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को मजीद इंजॉय कर सके। आप कहेंगे सर ने कहा है, सिंपल सी बात है, बातों की कर दी है। देखें इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है कि आप जितने लार्जर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे काम करें, आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होने लग पड़े, इसमें क्या कहते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है जी। इसको हम फिर किसी दिन इसका अलग से लेक्चर बना लेंगे, फिलहाल इसको इतना समझ लें। इसका मतलब क्या है कि फर्म के पास गुंजाइश हो, आपकी बिजनेस के पास कैपेसिटी हो कि वो मजीद इनपुट फैक्टर्स को बर्दाश्त कर सके। लेट्स वो देखें ना, एक खेत है जहां पे 5 बंदों की काम करने की गुंजाइश है, वहां पे ऑलरेडी 5 बंदे ही लगे हुए हैं। अब अगर आप 6वां 7वां या 8वां लेबर लगाएंगे तो वो बजाय उल्टा काम या आउटपुट बढ़ाने के वो क्या करेंगे, एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, टकरें खाते रहेंगे, तो आउटपुट क्या होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये कब एप्लीकेबल होगा, जब इंडस्ट्री या फर्म के पास क्या हो जी, कैपेसिटी हो, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, कि वो क्या कर सके, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन अवेल कर सके।
ठीक हो गया जी। अच्छा जी। अच्छा, इसके एजम्पशन में एक और बात आप ये भी लिख लें कि जो आप वेरिएबल फैक्टर लगा रहे हैं और हर एक की एफिशिएंसी क्या हो, एक जैसी हो। ठीक, अगर आपने 2 मजदूर लगाए, तीसरा मजदूर भी उतना ही एफिशिएंट हो जितने पहले 2 मजदूर थे। अगर तीसरा मजदूर जो कोई नलायक नल्ला आ गया तो फिर वो बजाय आउटपुट बढ़ाने के क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये हमारे पास क्या था, पहला फेज, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। दूसरा जी हमारे पास कौन सा है फेज, कौन सी आती है, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स की फेज आती है। ये हमारे पास सेकंड फेज है जी, जिसको हम क्या बोलेंगे जी, उर्दू के अंदर क्या बोलेंगे, इस्तकरार हासिल। जो लोग उर्दू के स्टूडेंट्स हैं साथ में उनके लिए बताते जा रहे हैं। ओके जी, अब सिंपल सी बात है, ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट लेबर इक्वल किसके हो, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ सेकंड लेबर इक्वल किसके हो, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड लेबर अप टू सो ऑन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ nth लेबर। हर एक से मुख्ततिम पैदावार हासिल होने वाली मुख्ततिम पैदावार वो क्या हो, इक्वल हो। तो इससे हम क्या कहेंगे, ये कौन सा हमारे पास कानून है जी, ये हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स क्या हो रहे हैं जी, फॉलो हो रहे हैं। इसकी भी डेफिनेशन लिख देते हैं आप लोगों को। सो बाकी वही, ये पहली लाइन वही लिखनी है, द गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी का लेवल क्या हो, तब्दील ना हो, तो फिर क्या करेंगे जी, विद द एडिशन ऑफ, यूं कर लेते हैं जी, विद द एडिशन ऑफ सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ इनपुट फैक्टर, बल्कि मुझे लिखना चाहिए था वेरिएबल इनपुट फैक्टर। ठीक है जी। तो क्या हो जी, वहां पर जो इंक्रीज हो वो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हो रहा हो टोटल प्रोडक्ट के अंदर, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट के अंदर इजाफा ना हो, तो हम क्या कहेंगे, तो व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट रिमेन्स सेम, जब मार्जिनल प्रोडक्ट इजाफे के साथ जब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या रहे, सेम रहे, तो क्या कहेंगे जी, इट इज सेड टू बी लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। इसे क्या कहा जाएगा जी, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स कहा जाएगा। अच्छा, अब इसकी अजम्पशंस देखें, ये जो यहाँ हमने लिखी ना अजम्पशंस, ये जेनेरिक अजम्पशंस हैं, यही आप सारी की सारी यहाँ पुट कर सकते हैं। इसके साथ हाँ अलबत्ता एक चीज़ आपने ज़रूर ऐड करनी है, और वो आप ये कह सकते हैं, ये अमूमी तौर पर ये लॉ तब अप्लीकेबल होता है जिस वक्त अल्लाह आपका भला करे, जो रोल ऑफ लेबर है ना वो ग्रेटर हो बाकी तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। ठीक है जी। सो जो लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न है, इट ऑपरेट्स बाय इंक्रीजिंग द यूनिट ऑफ लेबर फोर्स। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न कब एप्लीकेबल होगा, आप लेबर फोर्स को बढ़ाते चले जाएं। सो हर एक से हमें इसी चीज को ना, एक चीज और भी हम कह सकते हैं कि यहां पे इसमें क्या होता है, देयर इज अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन टोटल आउटपुट या टोटल प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या होता है, बाकी ये अजम्पशन अगर यहाँ पे भी कहें, वैसे ये बहुत कम चांस होता है कि इसका अलग से लॉ हमसे पूछ ले कि जी पूरा पूरा सवाल लिखें लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न के ऊपर या लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न के ऊपर। खैर जी, लॉ ऑफ रिटर्न्स की तीसरी फेज पे आते हैं, और वो हमारे पास कौन सी है जी, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, कानून तकलील हासिल। ओके जी। सो लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स क्या है, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न ये है कि जब हम एडिशनल यूनिट लगाते चले जाएं किसके, ये अपने वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, जो हमने माना हुआ है कि लेबर है, तो क्या हो, हर लेबर की अगली इकाई से एवरी नेक्स्ट यूनिट ऑफ लेबर जो होगा वो एडिशनल आउटपुट जो प्रोवाइड करेगा वो पिछले से क्या होगी, कम होगी।
ठीक है, तो मतलब इसको अगर मैं वो लिखूं तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट लेबर ज़्यादा होगी और अगले की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अगले की और क्या हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी, अप टू सो ऑन करते करते मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ये भी क्या होगी, मतलब एडिशनल जैसे जैसे आप इकाइयाँ लगाते जाएंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, अमली ने पैदाइश की, सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, जो एडिशनल प्रोडक्ट है, उसमें इजाफा जो होगा वो कम होगा, मतलब उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी, टोटल प्रोडक्ट में इजाफा हो रहा होगा वो कम इजाफा हो रहा होगा, लेकिन हो रहा होगा, ये ज़हन में रहे बात। ठीक है जी, तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं। फिर वही बात, इन अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहां पे वो लाजमी लिख देना है आपने। ठीक है जी, सो हम क्या कहेंगे, व्हेन द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट फैक्टर आर इंक्रीज्ड, तो क्या होगा, देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, वो क्या होती चली जाती है जी, कम होती चली जाती है। ठीक है जी, तो ये है जी लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, और ये आपने याद रखना है जी, इसमें ये हमारे बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर मार्शल साहब, एल्फ्रेड मार्शल, ये उनकी गिवन है जी, ये उनकी तरफ से लॉ गिवन, और ये बड़ा एक वेल नोन लॉ है। अगर आप डॉक्टर मार्शल की एग्जैक्ट वर्डिंग पढ़े तो वो कहते हैं इंक्रीज इन द कैपिटल एंड द लेबर अप्लाइड इन द कल्टीवेशन ऑफ लैंड, ये उन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर अप्लाई किए है। तो कोई भी अगर आपसे बंदा पूछे कि लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न की एप्लीकेशन किस सेक्टर में है, तो आपने किस में बतानी है जी, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बतानी है। सो क्या मतलब वो क्या कहते हैं, लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होता है, क्या होता है जी, लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज ऑब्जर्व किया जाता है इसके अंदर। सो व्हेन देयर इज लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट, जब आउटपुट के अंदर, अब जब सिंपल आउटपुट की बात हो रही है, टोटल आउटपुट की बात हो रही है, सो व्हेन देयर इज अ लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन टोटल आउटपुट, किसकी वजह से, बाय इंक्रीज इन द फैक्टर ऑफ वेरिएबल इनपुट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो उस वक्त क्या कहेंगे, ये कौन सी फेज से गुजर रहे हैं, ये लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न में से गुजर रहे हैं। ठीक है जी, तो तीनों रिटर्न्स को भी हमने देख लिया और हमने आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन भी बता दिया। ठीक है जी, इससे अब जो अगला फेज है वो हमारे पास होगा, इसको हमने डायग्रामेटिकली क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग इसकी डायग्राम्स बना के आपको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, अल्लाह हाफिज़ मैंने कर दी थी, एक चीज़ आपको बतानी भूल गए हम लोग, वो जल्दी से बता देते हैं, इसकी अजम्पशंस, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स की अजम्पशन जो हमने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया, ये वाला इसकी अजम्पशंस पिछली जगह थी, तो मैं यहीं पे आपको जल्दी से बताता हूँ कि कौन कौन सी अजम्पशंस हैं इसके अंदर। देखें, पहले तो वही अजम्पशन है कि बाकी तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, फिक्स होंगे, सिर्फ क्या होगा जी, एक या दो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग क्या लेते हैं कि सिर्फ कैपिटल और लेबर, और अपने जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम सिर्फ लेबर को मान रहे होंगे, कैपिटल एंड लेबर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या हैं, वेरिएबल फैक्टर हैं। ठीक, दूसरी वही अजम्पशन है कि जो प्राइस ऑफ फैक्टर्स है वो सेम रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है जी, फिर जो जैसा डेफिनेशन बताया कि देयर इज़ नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अंदर भी चेंज नहीं आएगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, ये लॉ सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब कोई फर्म या इंडस्ट्री किस चीज़ पे हो, ओवर ऑप्टिमम पॉइंट के ऊपर हो, उसने अपना ऑप्टिमम पॉइंट क्या होता है जी, वो वाला पॉइंट जहां पे अपने आप अवेलेबल रिसोर्सेज में से जो आप अफोर्ड कर सकते हैं उसमें से आप मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या कर रहे हो, मैक्सिमम आउटपुट हासिल कर रहे हो।
आपने अपना अरूज देख लिया हो, उसके बाद भी अगर आप मजीद काम करेंगे तो आपको टोटल प्रोडक्ट में उतना इजाफा नहीं होगा, लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होगा। ठीक है जी। तो ये इसकी जनाब अजम्पशन थी, इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब पक्की पक्की इस लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।